अस्पताल से चेकअप करवाकर घर लौटने के बाद जब मुझे पता चला कि मुझे लास्ट स्टेज का लंग कैंसर है, तो सबसे पहला काम मैंने यह किया कि जिस सीनियर से मैं पिछले 8 सालों से चुपचाप प्यार करता था, उसे अपने घर बुला लिया। 1 महीना बीत गया, मुझे लगा कि थोड़ी सी कमजोरी के अलावा मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। तभी अस्पताल से फोन आया। उन्होंने कहा कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट गलती से किसी और की रिपोर्ट से बदल गई थी। असल में मैं पूरी तरह स्वस्थ था। ये सुनते ही मैं घबरा गया। मेरी नजर बेड पर सो रही उस महिला पर पड़ी और उसी पल मैंने अपने मन में एक बड़ा फैसला कर लिया। यह कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी। मैं विदेश से वापस लौटा था। कंपनी की टीम बिल्डिंग पार्टी के बाद मेरे कॉलीग्स ने मुझे इतनी शराब पिला दी कि मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पैरों में वही जानी पहचानी चांदी की जंजीर बंधी हुई थी, लेकिन इस बार मेरे साथ बेड पर 2 लोग थे, एक बड़ी और एक छोटी। मैंने अभी तक अपनी सीनियर से अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया था और डॉक्टरों के मुताबिक मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा था। ये सब सोचते सोचते टैक्सी में बैठे बैठे मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। टैक्सी ड्राइवर समझ गया कि मैं अस्पताल से आ रहा हूँ। शायद उसने अंदाजा लगा लिया था कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उतरते समय उसने कहा, बेटा, जिंदगी में कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। सबसे जरूरी है कि हर पल खुलकर जियो। घर पहुंचकर मैंने खाली विला को देखा। पूरे घर में सिर्फ मैं था। ड्राइवर की बात मेरे दिल को छू गई। जो करना है अभी करना है। मैंने तुरंत अपने फोन से एक चांदी की जंजीर ऑर्डर कर दी। मेरे पास सिर्फ 1 महीना था। मैं बिना किसी पछतावे के मरना चाहता था। डिलीवरी बहुत जल्दी आ गई। रात का खाना खत्म होते ही जंजीर मेरे हाथ में थी। मैंने हिम्मत करके वी चैट पर सबसे ऊपर पिंड चैट खोली। सीनियर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप आकर मेरा ख्याल रख सकती हैं? मैसेज भेजते ही तुरंत रिप्लाई आ गया। सिर्फ आधे घंटे बाद वह मेरे घर पहुंच गई। इस बीच मैंने अपनी नींद की गोलियां पानी में घोल दी और सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खुद को शांत किया और दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक खूबसूरत महिला बिजनेस सूट पहने खड़ी थी। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें थी। साफ पता चल रहा था कि वह ऑफिस से सीधे भागती हुई मेरे पास आई थी। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने अपने मन को संभाल लिया। जैसे ही वह अंदर आई, उसने चिंता से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे तक ले गई। जूनियर, क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? चलो अभी अस्पताल चलते हैं। उसकी आंखों में सच्ची चिंता देखकर मेरी आंखें भर आईं। उसका नाम जियानुआ था। वह मुझसे 6 साल बड़ी थी। जब मैं 14 साल का था और मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब उसी ने मुझे अपने घर में जगह दी थी। उसने मेरी पूरी कॉलेज फीस भरी। ग्रेजुएशन के बाद मैं उसकी कंपनी में उसका असिस्टेंट बन गया। इन सालों में उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा। मेरे लिए वही मेरी पूरी दुनिया थी। जिस विला में मैं रहता था वह भी उसी का था, लेकिन मेरे 18वें जन्मदिन पर उसने वह विला मुझे गिफ्ट कर दिया। उसने हंसते हुए कहा था, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। लेकिन जिस रात उसने मुझे बर्फ में अपनी बाहों में उठाकर इस घर तक पहुंचाया था, उसी दिन से मैं किसी और लड़की से प्यार ही नहीं कर पाया। अब जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, तो शायद मौत के डर ने मुझे हिम्मत दे दी। जूनियर, कुछ तो बोलो, आखिर क्या हुआ है? मुझे डरा मत। मैं बस उसे चुपचाप देखता रहा। उसकी आवाज चिंता से कांप रही थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, सीनियर, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर मैं सब बताऊंगा। मैंने अपने मन का अपराध बोध दबाया, मुस्कुराने की कोशिश की और उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए अपने फैसले पर और भी पक्का हो गया। वैसे भी मैं तो 1 महीने बाद मरने वाला था, तो क्यों ना एक बार किस्मत आजमा लूं। ऑफिस से भागकर आने की वजह से उसे सच में बहुत प्यास लगी थी। उसने गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया, जिसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी। उसे पूरा पानी पीते देख मैंने राहत की सांस ली। फिर मैंने गंभीर होकर कहा, सीनियर, मैं आपसे प्यार करता हूँ। जिस दिन आपने मुझे अपने घर में जगह दी थी, उसी दिन से क्या आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी? मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ उसे एक मौका देना चाहता था। लेकिन जो हुआ, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरे अचानक किए गए कन्फेशन से जियानुआ पहले तो हैरान रह गई, फिर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तुम बिल्कुल बीमार नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ चल दी। उसे जाते देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं समझ गया उसने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह पीछे की ओर गिरने लगी। मैं पहले से तैयार था। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अपनी बाहों में बेहोश पड़ी उसे देखकर मैं अपना उत्साह रोक नहीं पाया। मैंने नई खरीदी हुई चांदी की जंजीर निकाली और उसके पैर में बांध दी। फिर मैंने उसका मोबाइल उठाया और उसकी सेक्रेटरी के साथ चल रही चैट खोल ली। मैंने तुरंत उसकी सेक्रेटरी को मैसेज भेजा, सेक्रेटरी जांग, मुझे 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है। इस दौरान मुझसे संपर्क मत करना। फिलहाल कंपनी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स जूनियर को दे देना। पहले उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मुझे भेज देना, फिर मैं जूनियर से अपनी तरफ से साइन करवा दूंगी। कुछ ही सेकंड में रिप्लाई आया, ठीक है मैडम। ये जवाब देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद मैं सीनियर की कंपनी में उसका असिस्टेंट बन गया था। कंपनी में लगभग सभी लोग जानते थे कि सीनियर मुझ पर कितना भरोसा करती है, इसलिए अगर मैं उसकी जगह डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दूं तो सेक्रेटरी जांग को जरा भी शक नहीं होगा। सब कुछ सेट करने के बाद मैंने सबसे जरूरी काम किया। मैंने अपनी दर्द की दवा खा ली। मुझे दर्द से बहुत डर लगता था। फिर मैंने बेड पर सो रही अपनी सीनियर को देखा। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। 8 सालों से मैं उससे एक तरफा प्यार करता था और आज पहली बार मुझे उसके साथ एक ही बेड पर सोने का मौका मिला था। रात के 11 बज चुके थे। मैंने धीरे से उसे अपनी
बाहों में खींच लिया और उसे पकड़े पकड़े ही सो गया। अगली सुबह जी आनुआ धीरे धीरे जागी। जैसे ही उसने आंखें खोली वह अपना माथा पकड़ना चाहती थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी कमर किसी की मजबूत बाहों में फंसी हुई है। उसने सिर घुमाया तो देखा कि मेरा चेहरा उसके बिल्कुल सामने था। ये देखते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बिना एक सेकंड गंवाए उसने मुझे जोरदार लात मारी। मैं सीधे बेड से नीचे गिर पड़ा। गुआन, मुझे अभी इसी वक्त छोड़ दो और आज के बाद कभी मेरी आंखों के सामने मत आना। वह जल्दी से उठकर कपड़े पहनने लगी, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े उसकी नजर अपने टखने में बंधी चांदी की जंजीर पर गई। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वह गुस्से से कांपने लगी और सबसे बुरी बात, उसके कपड़े पूरे कमरे में बिखरे पड़े थे। हालांकि उसे अपने शरीर में कोई अजीब एहसास नहीं हुआ। इससे उसने राहत की सांस ली। उधर मैं भी उसकी लात से पूरी तरह जाग चुका था। मैं अपना सिर सहलाते हुए उठ बैठा। वह गुस्से से मुझे घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी मुझे जान से मार देगी। जैसे ही उसने मुझे डांटना शुरू किया मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसे फिर बेड पर बैठा दिया। कुछ पल पहले तक मैं सपने में अपनी सीनियर के साथ खुश था, लेकिन उसकी एक लात ने मुझे हकीकत में वापस ला दिया। उसकी हर बात मेरे दिल में चुभ रही थी। मैं जानता था उसके जागने के बाद यही होने वाला था, लेकिन अब मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर अगला जन्म मिला तो मैं जरूर एक अच्छा इंसान बनूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए हमारी नजरें मिली, फिर मैं शर्म से नजरें झुका गया। कमरे के सारे पर्दे बंद थे। अंदर हल्का अंधेरा था। 8 सालों से छिपाकर रखा हुआ अपना प्यार अब मैं और नहीं छिपाना चाहता था। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला और माहौल हल्का करने की कोशिश की। सीनियर, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ खाने को बनाकर लाता हूँ। सच कहूँ, जब जी आनुआ गुस्सा नहीं करती थी तब वह और भी ज्यादा डरावनी लगती थी। मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में अब सिर्फ जी आनुआ अकेली रह गई। वह कुछ देर तक चुपचाप मेरी जाती हुई पीठ को देखती रही। फिर उसकी नजर फर्श पर बिखरे कपड़ों पर गई। उसके कान हल्के लाल हो गए। उसने बेबस होकर एक लंबी सांस ली। फिर वह मेरी अलमारी के पास गई। वहां से मेरी एक सफेद शर्ट निकाली और बाथरूम में नहाने चली गई। अच्छी बात यह थी कि मैंने जो जंजीर खरीदी थी वह इतनी लंबी थी कि वह पूरे विला में आराम से चल फिर सकती थी। कुछ देर बाद मैं गरम दलिया लेकर कमरे में वापस आया। तब तक वह नहाकर बाहर आ चुकी थी। उसने मेरी सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसे उस रूप में देखकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसके लंबे काले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। मेरी सफेद शर्ट भी हल्की सी भीग चुकी थी। मैं बस उसे देखता ही रह गया। शायद उसने मेरी तेज सांसों को महसूस कर लिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर ऐसे ही देखते रहे तो सच में यहीं मर जाओगे। मैं झेंप गया। फिर हल्की मुस्कान के साथ दलिया उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने चम्मच से उसे दलिया खिलाना शुरू किया। वह बस मुझे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप खाने लगी। उसे विरोध न करते देखकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने पूरा दलिया उसे अपने हाथों से खिलाया। खाना खत्म होने के बाद उसने पिछली रात की बात बिल्कुल नहीं छेड़ी। वह शांत आवाज में बोली, गुआन, ये जंजीर खोल दो। कंपनी में बहुत सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही बंद रखोगे? अगर मैं एक दिन भी ऑफिस नहीं गई तो लोग पुलिस बुला लेंगे। ये गैर कानूनी है। उसकी बात सुनकर मैं बस मुस्कुरा दिया। कंपनी की चिंता मत कीजिए, मैं आपकी तरफ से सेक्रेटरी जांग को छुट्टी का मैसेज भेज चुका हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं संभाल लूंगा। मैंने उसका फोन निकाला और सेक्रेटरी जांग के साथ हुई चैट उसे दिखा दी। फिर तुरंत फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। मैं उसे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल नहीं करने देना चाहता था। सब कुछ पहले से प्लान देखकर जी आनुआ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने मुझे आग उगलती नजरों से देखा। अब उसे अपनी ही गलती पर पछतावा हो रहा था। अगर उसने मुझे कंपनी में इतनी जिम्मेदारी और इतने अधिकार न दिए होते तो शायद आज वो मेरे बनाए इस जाल में कभी न फंसती। अगली सुबह मैं ब्रेकफास्ट बनाकर कमरे में गया और उसे बेड के पास रख दिया। सीनियर का हल्का पीला और थका हुआ चेहरा देखकर मेरे दिल में अपराध बोध होने लगा। यह सब मेरी ही गलती है। अब सीनियर मुझसे जरूर नफरत करती होंगी, लेकिन तभी मुझे पिछली रात की बात याद आई। उसने मुझे पूरी तरह ठुकराया भी नहीं था। ये सोचकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद वह मुझसे इतनी भी नफरत नहीं करती। मैंने कमरा साफ किया और फिर कंपनी के लिए निकल गया। बेड पर बैठी जी आनुआ चुपचाप मुझे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में कई तरह की भावनाएं थी। कंपनी पहुंचकर मैंने काम संभाल लिया। कल मैंने लीव ली थी, इसीलिए आज मुझे पूरा काम पूरा करना था। मैं चाहता था कि मेरे जाने के बाद सीनियर को काम में कोई परेशानी ना हो। पूरा दिन मैं उसके सीईओ ऑफिस में बैठा रहा, फाइल्स देखता रहा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स चेक करता रहा और कंपनी के फैसले लेता रहा। शाम को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ घर ले आया। रात में मैंने वे फाइल्स जी आनुआ के सामने रख दी। उन्हें देखते ही वह गुस्से में हंस पड़ी। कल रात मेरी पूरी हालत खराब कर दी और आज रात भी मुझसे काम करवाने आ गए। उसे मुस्कुराते देखकर मुझे थोड़ा डर लगा। मैंने गंभीर होकर कहा, जल्दी से साइन कर दीजिए और फोन लेने की कोशिश मत कीजिए। यह सुनकर वह कुछ देर चुप रही। फिर उसने पेन उठाया और एक एक डॉक्यूमेंट पढ़कर साइन करने लगी। उसी दौरान मैं नीचे जाकर खाना बनाने लगा। ऐसे ही पूरे 15 दिन निकल गए। दिन में मैं कंपनी जाकर उसका काम संभालता, रात में जरूरी फाइल्स घर लाता और वह उन्हें पढ़कर साइन कर देती। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ अब उसने भागने की कोशिश भी छोड़ दी थी। जब भी मैं घर लौटता वह बालकनी में बैठकर किताब पढ़ती मिलती। वह बिल्कुल शांत रहती, जैसे किसी गहरी सोच में खोई हो। समय के साथ हम दोनों के बीच की दूरी भी धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक ही बात घूमती रहती थी, मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है। हर बार ये सोचकर मेरा दिल भारी हो जाता। फिर भी मैं उसके साथ हर पल जी लेना चाहता था। मुझे बस एक बात की राहत थी, मैं लगातार दर्द की मेडिसिन ले रहा था, इसलिए मुझे कोई दर्द
दर्द महसूस नहीं हो रहा था। कम से कम मरने से पहले मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एक बात मुझे लगातार परेशान कर रही थी, मेरा शरीर हर दिन पहले से ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। मेरा वेट भी काफी कम हो चुका था। उस रात हम दोनों कमरे में बैठे थे। जी अनुआ ने थकी हुई आवाज में पूछा, आखिर तुम मुझे कब तक यहाँ रोके रखोगे? मैंने शांत होकर जवाब दिया, बस एक हफ्ता और। वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर बोली, क्या तुम कुछ दिन आराम नहीं कर सकते? तुम्हारी तबीयत हर दिन खराब होती जा रही है। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि सच ये था कि मुझे लगता था मेरी बढ़ती हुई कमजोरी लंग कैंसर की वजह से। समय बहुत तेजी से बीत रहा था और अब उस एक महीने में से सिर्फ 3 दिन ही बाकी रह गए थे। 3 दिन पूरे होने से पहले ही मेरे फोन की रिंगटोन बज उठी। हेलो, क्या आप मिस्टर गू बोल रहे हैं? स्क्रीन पर अस्पताल का नंबर देखकर मुझे लगा कि वे फिर से इलाज के लिए मनाने वाले हैं। मैंने बिना सोचे कहा, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने इलाज न करवाने का फैसला कर लिया है। मैं कॉल कट करने ही वाला था कि सामने से घबराई हुई आवाज आई, मिस्टर गू, आपने गलत समझा, गलती हमारी है, हमें आपसे माफी मांगनी है। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। डॉक्टर ने आगे कहा, आपकी मेडिकल रिपोर्ट गलती से दूसरे मरीज की रिपोर्ट से बदल गई थी। असल में आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। जिस मरीज का नाम भी आपके जैसा था, आज सुबह 6 बजे उसकी मौत हो गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके लिए हमें दिल से अफसोस है। उसके बाद डॉक्टर और क्या बोल रहे थे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मेरे कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। मैं बीमार नहीं था, मुझे कैंसर नहीं था और मैं मरने भी नहीं वाला था। लेकिन फिर मेरा शरीर इतना कमजोर क्यों हो गया था? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा था? मेरी हालत लगातार क्यों बिगड़ रही थी? इन्हीं सवालों के साथ मैं तुरंत अस्पताल पहुंच गया। अब मुझे अपनी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा प्यारी लगने लगी थी। पूरी जांच के बाद डॉक्टर ने मेरी तरफ देखकर कहा, मिस्टर गू, आपकी कमजोरी किसी बीमारी की वजह से नहीं है। आपने लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा पेन किलर्स खाई हैं और अपने शरीर पर भी बहुत ज्यादा जोर डाला है। कुछ समय तक विटामिन लीजिए, अच्छी तरह रेस्ट कीजिए। लगभग 1 महीने में आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। और एक बार फिर हमारी गलती से आपको जो मानसिक परेशानी हुई उसके लिए हम दिल से माफी चाहते हैं। मैं अस्पताल के बाहर खड़ा था, लेकिन इस बार मेरे मन में पहले जैसी निराशा नहीं थी। मैं जिंदा था, मैं पूरी तरह स्वस्थ था। मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल वही खुशी डर में बदल गई। अगर मैं बीमार ही नहीं था तो 3 दिन बाद जब मैं सीनियर को आजाद कर दूंगा तो क्या मुझे सीधे जेल जाना पड़ेगा? मैं अभी इतना जवान हूँ, क्या मेरी पूरी जिंदगी जेल में ही बीत जाएगी? मैंने सोचा, क्या वापस जाकर सीनियर से माफी मांग लूं? लेकिन शायद वह मुझे कभी माफ नहीं करती। फिर मैंने सोचा, क्या उसे सारी सच्चाई बता दूं? नहीं, उसे यही लगता कि मैं जेल जाने के डर से बहाने बना रहा हूँ। इन्हीं उलझनों में मैं सड़क किनारे खड़ा था, तभी अचानक एक गाड़ी के हॉर्न ने मुझे वर्तमान में वापस ला दिया। मैंने देखा वही टैक्सी वाले अंकल थे जिनसे मेरी मुलाकात 1 महीने पहले हुई थी। उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। अरे बेटा, फिर से तुम? इस बार तो चेहरे पर खुशी दिख रही है। मैं मुस्कुराया, हाँ अंकल, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, अगर कोई इंसान किसी ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा दुख दे दे जिसे कभी दुख नहीं देना चाहिए था और वह उसे माफ भी ना करे, ऊपर से जेल जाने का डर भी हो, तो उसे क्या करना चाहिए? मैं उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगा। 1 महीने पहले भी उनकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, शायद इस बार भी वे कोई रास्ता बता दें। अंकल हंस पड़े, अरे इसमें क्या मुश्किल है, विदेश चले जाओ, 3 साल बाद वापस आना। 3 साल में लोगों का गुस्सा भी काफी कम हो जाता है और जब तक विदेश में रहोगे यहाँ के कानून भी तुम्हें आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। फिर उन्होंने मुझे गौर से देखा, कहीं ये बात तुम्हारी अपनी तो नहीं है? मैं घबरा गया और तुरंत मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं अंकल, मैं तो बस इंटरनेट पर एक वीडियो देख रहा था, उसमें यही सवाल पूछा गया था, इसलिए आपसे पूछ लिया। अंकल ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा, लेकिन जाते जाते एक बात याद रखना, जिंदगी की हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करना और ऐसा कोई काम मत करना जिसका पछतावा पूरी जिंदगी रहे। मैंने झुककर उनका धन्यवाद किया। कुछ देर बाद टैक्सी कंपनी के सामने रुक गई। मैं जल्दी जल्दी ऑफिस की तरफ भागा। रास्ते में मेरी मुलाकात असिस्टेंट झांग से हुई, लेकिन मैं इतनी जल्दी में था कि उससे बात भी नहीं कर पाया। अचानक मुझे याद आया, कुछ दिन पहले कंपनी का 3 साल वाला ओवरसीज प्रोजेक्ट अभी तक किसी को नहीं दिया गया था। मेरी मौजूदा हालत में वह प्रोजेक्ट मेरे लिए बिल्कुल सही था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जाते ही असिस्टेंट झांग काफी देर तक मेरी पीठ को देखता रहा। उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े अस्पताल के बैग पर टिक गई। वह मन ही मन बोला, क्या प्रेसिडेंट जी और असिस्टेंट को दोनों की तबीयत खराब है? आखिर प्रेसिडेंट जी वापस कब आएंगे? पिछले पूरे 1 महीने से प्रेसिडेंट जी ने उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। इस वजह से उसकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कौन सा बिजनेस प्रोजेक्ट है जिसमें प्रेसिडेंट जी इतनी व्यस्त हो गई हैं। अगले 2 दिनों में मैंने आधिकारिक तौर पर उस 3 साल वाले ओवरसीज प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अपने नाम करवा ली। अब मेरा फैसला साफ था, देश छोड़कर विदेश चला जाना। विदेश जाने की सारी फॉर्मेलिटीज मैंने पूरी कर ली थी। अब उस 3 साल के ओवरसीज प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं ही था। ये खबर सुनकर पूरी कंपनी हैरान रह गई, यहाँ तक कि सेक्रेटरी जंग भी चौंक गया। लेकिन मैंने किसी को कोई सफाई नहीं दी। मैं जानता था आज की रात बीते ही कल सुबह 8 बजे मैं झोंकिंग छोड़ दूंगा। उसके बाद मुझे जेल जाने का डर नहीं रहेगा। शाम को जब मैं घर लौटा तो हमेशा की तरह सीनियर ने सबसे पहला सवाल पूछा, गुआन आखिर तुम मुझे कब छोड़ोगे? हर दिन यही सवाल सुनने की मुझे आदत हो गई थी। मैं बस उसकी आंखों में देखता रहा। अचानक मुझे एहसास हुआ मैं इन पलों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और काफी देर तक उसे चूमता रहा। शायद वह भी मेरी भावनाएं समझ गई थी। इस बार उसने कोई विरोध नहीं किया। सुबह ठीक 6 बजे मैं उठ गया। मैंने नहाकर अपना सामान पैक किया, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और फूड वार्मर में रख दिया। फिर उसका मोबाइल चार्ज करके उसके तकिए के पास रख दिया। आखिर में मैंने वह चांदी की जंजीर खोल दी जिसने पूरे 1 महीने तक उसे बांध रखा था। उसके टखने पर जंजीर के गहरे निशान पड़ चुके थे। मैं काफी देर तक उन निशानों को देखता रहा, फिर धीरे से उसके माथे को चूम लिया, एक छोटा सा लेटर लिखकर टेबल पर छोड़ दी और टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। सुबह ठीक 8 बजे एयरप्लेन ने उड़ान भर दी। जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठा, पिछले कई दिनों की सारी थकान मुझ पर हावी हो गई और मैं गहरी नींद में सो गया। उधर दोपहर 3 बजे विला के बेडरूम में जियानुआ की नींद
उसके मोबाइल की रिंगटोन से खुली। फोन पर सेक्रेटरी जंग था। प्रेसिडेंट जी, असिस्टेंट गू ने कहा था कि आज आप ऑफिस वापस आ जाएंगी। आप कब आ रही हैं? अभी अभी जागी जी, अनुआ ने नींद भरी आवाज में कहा। रुको। लेकिन अगले ही पल अपनी ही आवाज सुनकर वह शर्म से लाल हो गई। उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था उस बदमाश ने उसका फोन वापस क्यों रख दिया। वह जल्दी से बेड से उठी, लेकिन जैसे ही खड़ी हुई उसके पैर लड़खड़ा गए और वह फर्श पर गिर पड़ी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक कागज पर गई। उस पर लिखा था, सीनियर, मैं जा रहा हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मेरी पूरी जिंदगी अभी मेरे सामने पड़ी है। क्या आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं करेंगी? लेटर पढ़ते ही जी अनुआ का दिल कसकर भर आया। उसी समय पिछले पूरे 1 महीने के सारे रुके हुए मैसेजेस एक साथ उसके फोन में आने लगे। वह बाथटब में बैठकर एक एक मैसेज पढ़ने लगी। तभी उसकी नजर सेक्रेटरी जांग के एक मैसेज पर पड़ी। असिस्टेंट गू आज सुबह 8 बजे 3 साल के लिए विदेश चला गया है। यह पढ़ते ही वह कुछ पल तक हंसती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। गुस्से में उसने अपना मोबाइल दीवार पर दे मारा। फोन टुकड़ों में बिखर गया। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और बाथटब के पानी में हल्की लहरें फैल गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, कुआन, जब चाहा मुझे अपने पास रखा और जब मन भर गया तो मुझे छोड़कर भाग गए। बेहतर होगा तुम हमेशा के लिए विदेश में ही रहो, कभी वापस मत आना। उधर इन सब बातों से बिल्कुल अनजान मैं विमान में गहरी नींद सो रहा था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि 3 साल बाद वापस लौटने पर मुझे किस तूफान का सामना करना पड़ेगा।